हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया सॉलिड स्टेट पर। सॉलिड स्टेट के लेक्चर 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बच्चों ने बहुत तारीफ़ की लेक्चर्स की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। क्वालिटी आप सब ने देख ली, हम बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, अभी मैथ्स भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम लोग कोचिंग में देते हैं। तो हर साल बच्चों की हेल्प करता हूं मैं, तो इस साल भी आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं मैं। तो ये उन सारे बच्चों तक ये बात को पहुंचाए जिनको इसकी ज़रूरत है इस टाइम पर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी पढ़ना चाहते होंगे लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन हुआ पड़ा है सब जगह पर, तो वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे होंगे। तो जो बच्चों को क्वालिटी कंटेंट चाहिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे 12th में हैं, उन तक ये बात को पहुंचाइए, उन तक ये हमारे लेक्चर्स को पहुंचाइए, ताकि उन सारे बच्चों की हेल्प हो जाए। हम ये चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाएँ। ओके, तो कमिंग टू द टॉपिक, हमारा आज क्या है? आज हमारा सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 1 में अपन ने क्या पढ़ा था उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग लेक्चर 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 चीजें अभी हम लोग को पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है ना, आपको लिक्विड फिजिक्स में पढ़ने कहा था मैंने, गैसेस आप पढ़ चुके हैं 11th में, और सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। और असल मुद्दा इसमें ये हमने पढ़ा बेसिकली कि सॉलिड्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमॉर्फस। ठीक है ना, आपको मैंने डिस्टिंक्शन के फॉर्म में पढ़ा दिया था, क्रिस्टलाइन क्या होता है, अमॉर्फस क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें बेसिकली क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। और अमॉर्फस क्या होता है, जिसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसमें बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। मतलब क्या, बहुत दूर तक पार्टिकल्स प्रॉपरली एक अच्छे मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज्ड होते हैं। और इसमें बहुत ही शॉर्ट रेंज तक पार्टिकल क्या होते हैं, रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं, या फिर कहें आप इरेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि बेसिकली ये जो होते हैं ना क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ये सूडो सॉलिड्स होते हैं। ये जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये अनाइसोट्रोपिक होते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो अलग अलग देते हैं, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था वहां पर मैंने। और ये आइसोट्रोपिक होते हैं आपके अमॉर्फस। और इसके बाद और क्या पढ़ा था, यहां पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, और दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में समझा दिए थे। क्लियर है? उसके बाद जो आपकी बुक में ट्राई दिस था वो भी मैंने करा दिया था। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम नई चीजें पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं आपको आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रोपी और बेसिकली टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि हमको इस चैप्टर में अमॉर्फस के बारे में नहीं पढ़ना है बच्चों। अपने को क्या पढ़ना है, अपने को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। तो आज हम उसके टाइप भी सीखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग अमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस, आइसोमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस और आपका एलोट्रोपी के बारे में सीखेंगे। तो 2-3 चीजें आपको सिखानी है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आज हम लोग जो शुरू करेंगे ना लेक्चर, वो शुरू करेंगे आइसोमॉर्फस। ये एक टर्म है आइसोमॉर्फस, या आइसोमॉर्फिज्म कह लो आप लोग। आइसोमॉर्फिज्म एक प्रॉपर्टी है, और आइसोमॉर्फस तो उस जो जिसके पास वो प्रॉपर्टी होगी उसको बोलेंगे वो आइसोमॉर्फस। आइए समझते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। अगर हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस है, ठीक है, अ सिंगल सब्सटेंस, या फिर ऐसे नहीं कहो इसको, 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस having same crystal structure, 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ये आइसोमॉर्फस है, ये आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी ये बता रहा है। क्या मतलब होता है इसका, आइए इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। आइए इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं NaF,
एंड हम लोग ले लेते हैं MgO। ये आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स हैं। NaF और MgO में अगर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों अलग अलग कंपाउंड है, देख के ही हमको समझ में आ रहा है। NaF अलग कंपाउंड है, MgO अलग कंपाउंड है, ये सोडियम फ्लोराइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों अलग अलग है। लेकिन जब अपन ने इसके अंदर झांक करके देखा, कैसे झांकते बताया था मैंने, एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक, जब हमने इसके अंदर झांक करके देखा और इसके अंदर झांक करके देखा तो दोनों की जो एटम्स का अरेंजमेंट था ना वो बिल्कुल सेम था। समझ आ रहा है? यानी अंदर से दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है तो अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन अंदर से दोनों का स्ट्रक्चर यानी एटम्स का अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसोमॉर्फ्स हैं या आइसोमॉर्फस है, और उनके पास प्रॉपर्टी क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। समझ आ गया? तो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस, दो अलग अलग सब्सटेंसेस, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्कुल सेम है, तो हम क्या कहेंगे, ये आइसोमॉर्फस है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए भी और कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं। इसका एग्जांपल है दूसरा NaNO3 एंड CaCO3, ये इसका एग्जांपल है। यानी अगर हम लोग NaNO3 के अंदर झांक करके देखेंगे और CaCO3 के अंदर झांक करके देखेंगे तो दोनों के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट एग्जैक्टली सेम मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों के दोनों क्या है तो अलग अलग, लेकिन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, बिल्कुल सेम है। इस वजह से हम कहेंगे दोनों के दोनों क्या है, आइसोमॉर्फस है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहां पर जो आइसोमॉर्फस होते हैं ना, उसमें एक खास बात होती है जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। वो खास बात क्या है, आइए समझाता हूं मैं। एटॉमिक रेशियो दोनों का सेम है। दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों के दोनों का एटॉमिक रेशियो सेम है। क्या मतलब होता है, ऐसे देखेंगे तो 1:1:3 है। यहां पर भी क्या है, 1:1:3। यहां पर देखिए क्या है, 1:1। यहां पर भी क्या है, 1:1। को समझ आ रहा है? यानी बेसिकली एटॉमिक रेशियो सेम है। एटॉमिक मास नहीं लेना है, यहां पर एटम्स का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो यही चीज आपको समझनी है कि यहां पर एटॉमिक रेशियो क्या है, सेम है। तो यहां पर जितने एटम्स हैं यहां पर भी क्या है, उतने ही एटम्स हैं। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो हम ये कहेंगे कि दोनों का एटॉमिक रेशियो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये भी चीज आपको मैंने समझा दी। तो दो अलग अलग सब्सटेंसेस, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, दो अलग अलग सब्सटेंसेस लेकिन दोनों का अंदर से स्ट्रक्चर सेम है, तो हम क्या कहेंगे, वो आइसोमॉर्फस है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? इसके बाद अपन किस पे जाएंगे, इसके बाद अपन पॉलीमॉर्फस पे जाएंगे। आइए सेकंड पार्ट पे इसके चलते हैं, जिसका नाम क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म में क्या देखा था। आइसोमॉर्फिज्म में क्या था बेसिकली कि दो डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे लेकिन उनका स्ट्रक्चर कैसा था, बिल्कुल सेम था। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा, अ सिंगल सब्सटेंस, वो दो अलग अलग सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म एक सिंगल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। अ सिंगल सब्सटेंस हैविंग सेम स्ट्रक्चर, एक ही सब्सटेंस है, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक ही आपका सब्सटेंस है लेकिन वो अंदर से स्ट्रक्चर अलग अलग बता रहे हैं। ये क्या बात हुई, आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे होगा, क्या होगा, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, CaCO3 ले लेते हैं। CaCO3 क्या होता है, CaCO3 होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके आप लोगों को दो ऐसे फॉर्म्स मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के आपको दो ऐसे फॉर्म्स मिलेंगे जिनको आप अंदर से अगर जा करके देखेंगे तो वो दोनों के दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग आपको मिलेगा। जबकि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। दोनों के दोनों किससे बने हैं, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन से बने हुए। जितना इसमें कैल्शियम उतना उसमें कैल्शियम, जितना कार्बन इधर उतना कार्बन इधर, जितना ऑक्सीजन इधर उतना ऑक्सीजन इधर। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों के दोनों कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन दोनों का अंदर से स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर दिया हुआ है कैल्साइट और एरागोनाइट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये आपका जो है, जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट है
कैल्शियम कार्बोनेट दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, बेसिकली तीन फॉर्म्स होते हैं, लेकिन ये ज्यादा अब मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, इस वजह से हम तीसरे को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ना कि हम लोग की टेक्स्ट बुक में कंसिडर उसको किया हुआ है, तो हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट के दो आपको फॉर्म्स मिलेंगे, यानी क्या, अगर आप कैल्साइट के अंदर झांक करके देखेंगे और एरागोनाइट के अंदर झांक करके देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है यानी बेसिकली एरागोनाइट भी कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन से बना हुआ है और कैल्साइट भी किससे बना हुआ मिलेगा आपको, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन से, लेकिन दोनों का अंदर से स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। यही चीज आपको समझनी है कि सब्सटेंस तो एक ही है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन दोनों का जो अलग अलग फॉर्म मिल रहा है उन दोनों में अंदर से स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। स्ट्रक्चर अलग अलग है मतलब एटम्स का अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इस तरीके से हो सकता है, इसका वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि दोनों में से अपन क्या करते हैं ना, स्ट्रक्चर ऐसे बदल जाता है कि कूलिंग जो टाइम है हम लोग उसको पिघला देते हैं और कूलिंग टाइम में हम क्या करते हैं, डिफरेंस ले आते हैं, यानी एक को बहुत तेजी से कूल करवा देते हैं और एक को स्लोली स्लोली कूल करवाते हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस होता है क्या करने का, अलग अलग स्ट्रक्चर्स उसके मिलने का। समझ में, वन ऑफ द रीजंस बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस होगा लेकिन उसके भी हमको क्या मिल सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम ये कहेंगे कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट पॉलीमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है। देखिए ध्यान रखिएगा, पॉली का मतलब होता है मेनी और आइसो का मतलब क्या होता था, आइसो मतलब होता है सेम, मॉर्फ का मतलब होता है ना मॉर्फ, इसका मतलब स्ट्रक्चर। समझ आ गया? तो वहां आइसोमॉर्फ मतलब क्या, मतलब सेम स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फ मतलब क्या, मेनी स्ट्रक्चर्स। समझ आ गया? तो एक सिंगल सब्सटेंस अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर बताएगा तो हम बोलेंगे वो पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यहां पर सब्सटेंस का बच्चों मतलब कंपाउंड लिया गया है क्योंकि एलिमेंट के लिए अलग नाम रखा गया है। तो अगर एक ही कंपाउंड है और उसके आपको अलग अलग क्या मिल रहे हैं, फॉर्म्स मिल रहे हैं, यानी अलग अलग आपको क्या मिल रहे हैं, ऐसे आपको सब्सटेंसेस मिल रहे हैं जिनका अंदर से स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या शो कर रहा है, वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। बात समझ में आगे क्लियर है? आइए इसमें कंफ्यूज नहीं हो, इस वजह से फिर से रिवाइज करा देता हूं। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है? आइसोमॉर्फिज्म, आइसो मतलब सेम, मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर कौन बता रहा है? हाँ, दो अलग अलग सब्सटेंस होंगे और दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो आइसोमॉर्फस है। बात समझ में आ गई? इसके बाद पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस क्या होते हैं? पॉलीमॉर्फस, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ यानी स्ट्रक्चर, मैनी स्ट्रक्चर। अच्छा, सिंगल सब्सटेंस होगा जो बहुत सारे स्ट्रक्चर शो करेगा तो हम बोलेंगे वो क्या है, पॉलीमॉर्फस। तो आइसोमॉर्फस किसकी प्रॉपर्टी है? दो अलग अलग सब्सटेंसेस, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस। पॉलीमॉर्फस किसकी प्रॉपर्टी है? एक सिंगल सब्सटेंस की। बात समझ में आ रही है? तो टू डिफरेंट सब्सटेंसेस शोइंग सेम स्ट्रक्चर, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, वो आइसोमॉर्फस है। वन सिंगल सब्सटेंस और सिंगल सब्सटेंस शोइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो हम क्या बोलेंगे, वो पॉलीमॉर्फस है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये दोनों आपके सामने मैंने रख दिया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी देखिए ध्यान से। इसके बाद जो है हम लोग एलोट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं। आइए, आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एलोट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। एलोट्रोपी क्या होता है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो अब एलोट्रोपी, ये एलोट्रोपी क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए, तो अभी तक हमने देखा कि कुछ सॉलिड जो होते हैं वो बेसिकली क्या है, कंपाउंड है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वो तो कंपाउंड है, वन यानी कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन इन सबको मिला करके बना हुआ है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो सिंगल एलिमेंट से बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करेंगे डायमंड एंड ग्रेफाइट की। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है, मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करूंगा इसके बारे में आपसे, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। अभी जो रिक्वायर्ड है मैं आपको बताता हूं। तो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये डायमंड जो होता है ना बच्चों, ये कार्बन से बना होता है, सिर्फ कार्बन से। कार्बन 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 का नेटवर्क होता है इसके अंदर। और जो आपका ग्रेफाइट होता है ना, ये भी सिर्फ किससे बना होता है, ये भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना होता है। बात समझ में आ रही है? तो डायमंड बना होता है कार्बन से, ग्रेफाइट भी बना होता है कार्बन से। तो ये दोनों के दोनों सॉलिड्स हैं, ये दोनों के दोनों सॉलिड्स हैं और दोनों के दोनों सिर्फ किससे बने हैं,
कार्बन से बने हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन 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 दोनों के दोनों का अंदर का स्ट्रक्चर अलग अलग है, और अंदर के स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से दोनों की प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का फर्क है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यानी जो आपका डायमंड है वो भी कार्बन से बना हुआ है, जो आपका ग्रेफाइट है वो भी कार्बन से बना हुआ है। अरे तो पॉलीमॉर्फिज्म के जैसा है। एक ही सब्सटेंस क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर शो कर रहा है। एक ही एलिमेंट से बने हुए सॉलिड क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। इनके स्ट्रक्चर्स पे चर्चा करेंगे आगे जाकर के, समझ आ गया? लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में क्या था? पॉलीमॉर्फिज्म में कोई कंपाउंड था, यहां पर सिर्फ एक एलिमेंट है। तो ऐसे सॉलिड्स जो पर्टिकुलर सिर्फ एक एलिमेंट से बने हुए हैं, लेकिन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, तो हम बोलेंगे कि कार्बन क्या शो कर रहा है, कार्बन शो कर रहा है एलोट्रोपी। समझ आ गया? तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म अगर कोई एलिमेंट बताता है, वापस से सुनिए, पॉलीमॉर्फिज्म अगर कोई एलिमेंट शो कर रहा है तो हम कहेंगे वो एलोट्रोपी शो कर रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म shown by an element is called as allotropy। समझ आ गया? अगर कोई कंपाउंड शो करेगा तो क्या है वो, पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर कोई एलिमेंट शो करेगा पॉलीमॉर्फिज्म तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वो एलोट्रोपी है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एलोट्रोपी। और ये सब क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन, ये सब के सब क्या है, ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं इनको, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको। आइसोमॉर्फिज्म, तोड़ करके पढ़ो वर्ड को। आइसो मतलब सेम, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर कौन बताएगा? अच्छा, दो अलग अलग कंपाउंड है, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फस एंड दे शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। बात समझ में आ गई? ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा, पॉली मैनी, मॉर्फिज्म स्ट्रक्चर, मैनी स्ट्रक्चर। एक कंपाउंड अगर क्या करे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बताए तो हम क्या बोलेंगे, वो पॉलीमॉर्फस है। अ सिंगल सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फस। समझ आ गया? एंड इट हैज अ प्रॉपर्टी which is called as polymorphism। समझ आ गया? तो अगर कंपाउंड बहुत सारे स्ट्रक्चर शो करेगा तो हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट से अलग अलग क्या है, आपके सॉलिड्स बने हुए हैं। जैसे कार्बन से डायमंड भी बना है, ग्रेफाइट भी बना है, लेकिन दोनों के दोनों सिर्फ कार्बन से बने हुए, लेकिन डायमंड का स्ट्रक्चर अलग है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग है। दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से क्या है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से दोनों की प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये चीज आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है एक एलिमेंट शो कर रहा है पॉलीमॉर्फिज्म। जब एक एलिमेंट शो करेगा पॉलीमॉर्फिज्म तो हम कहेंगे वो एलोट्रोपी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, एलोट्रोपी। और यहां पर जो सब्सटेंसेस है वो क्या है, एलोट्रोप्स। डायमंड, ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो आइसोमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस और आपका एलोट्रोपी यानी एलोट्रोप्स, ये तीनों के तीनों चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दिया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो एलोट्रोपी आपका, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब के सब क्या है, प्रॉपर्टी है। और जो उस प्रॉपर्टी को शो करता है उसका नाम क्या है, एलोट्रोप्स, पॉलीमॉर्फस और आइसोमॉर्फस। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दी। अब इसके बाद हम लोग नई चीज पढ़ेंगे जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये असल मुद्दा है हमारा। आइए इस पे चलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके 4 तरीके के मिलेंगे। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक सॉलिड्स। सबसे पहला सॉलिड क्या है, आयनिक सॉलिड। दूसरे टाइप का सॉलिड क्या है आपका, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तीसरे आपका सॉलिड है वो है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स,
कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, एंड चौथा होता है आपका मेटालिक सॉलिड। समझ आ गया, क्लियर है? चलिए भाई, तो 4 टाइप के आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब आपको याद है ना, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। तो उसकी कैटेगरी बता रहा हूं मैं आपको, 4 टाइप के क्रिस्टलाइन होंगे। कौन कौन सा? आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट और मेटालिक। ठीक है ना? अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एंट्रेंस पार्ट को भी कवर कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ी सी और डिटेलिंग बता देता हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपको वो भी पढ़ना है क्योंकि एंट्रेंस में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के और 3 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका नॉन पोलर, एक होता है आपका पोलर, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्लियर है? तो ये चीज आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है? ये भी मैं आपके साथ में कवर करूंगा ताकि हमारा एंट्रेंस का पार्ट भी कवर हो जाए। ठीक है, चलिए आइए। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कौन कौन सा? आयनिक, मॉलिक्यूलर, आपका कोवेलेंट और मेटालिक। ये 4 टाइप के आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर में बताइए कितने टाइप है? 3 और टाइप है। कौन कौन से? नॉन पोलर, पोलर और साथ साथ में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्लियर है? बात समझ में आती है? अब जो है इसके बाद हम लोगों को इसको डिस्कस करना है, एक एक करके भी डिस्कस कर सकते हैं, और मैं ये चाहता हूं ज्यादा बेटर जो होता है वो होता है टेबुलर फॉर्म में इसको डिस्कस कर लेना। एक टेबल बना करके कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाती है और आसानी से आपको सब समझ में आ जाता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना? तो इंडिविजुअल स्टडी तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर क्या है, आप उसको क्या करें, टेबुलर फॉर्म में उसकी स्टडी कर लें, मैं रिकमेंड करता हूं। उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई सॉलिड आ जाए, मान लीजिए आपको कोवेलेंट नेटवर्क के ऊपर कोई सवाल आ जाए, 2 मार्क्स से ज्यादा उसके ऊपर सवाल नहीं पूछेगा। 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, तो इसके ऊपर आपको कोई सवाल आ जाएगी कोवेलेंट नेटवर्क पे, आप शॉर्ट नोट लिख दीजिए। तो 4 पॉइंट आपको लिखने जो कि पूरे टेबल में कवर हो जाएंगे। तो मैं टेबल बना देता हूं जिसके बेसिस में आपको पूरा समझा देता हूं कि कौन से सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या है, कौन किसके एग्जाम्पल्स क्या है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो पक्के तौर पर इसको याद रखना है आप लोगों को। अभी हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। ओके, आइए। आइए, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग इसको बिल्कुल पोर्ट्रेट मोड में मत लिखिएगा। अगर बुक में कॉपी कर रहे हैं तो आप इसको लैंडस्केप मोड में ले आइए। आप उसको ऐसे लिखे क्योंकि आपको बड़ी जगह चाहिए। बहुत कुछ लिखाने वाला हूं मैं, टेबल बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैं इसमें डिस्कस कर लूंगा जितनी टेक्स्ट बुक में है और जो टेक्स्ट बुक के बाहर जो है, यानी जो आपको एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, वो भी मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छे से देखिए, सब के सब आपको यही याद हो जाना चाहिए। 2-3 बार आप टेबल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी की तरीके से ये प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। ओके, चलिए टेबल बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये क्या है आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहला टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बाद? नेक्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बाद होगा नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स, या बाइंडिंग फोर्स बोल देते हैं, कौन से फोर्स से वो बंधे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो कॉलम होगा, नेक्स्ट आपका जो कॉलम होगा वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है हार्ड है या सॉफ्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें कॉलम होगा फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद वो होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इसके बाद जो होगा वो आपका होगा मेल्टिंग पॉइंट। क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। समझ आ गया? इसके बाद एक और चीज होगी जिसको हम लोग कहेंगे एग्जाम्पल्स। तो वो कॉलम भी आप बनाइएगा, मैं पूरा एक साथ पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा। एग्जाम्पल्स बहुत अहम चीज है, आपको याद करके जाने हैं कौन से सॉलिड के एग्जाम्पल्स क्या है। 2019 में जेईई मेन में सवाल पूछा गया था, बच्चे एग्जाम्पल याद नहीं करके जाते हैं और नहीं कर पाए बच्चे को, तो कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछते हैं जेईई वगैरह में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये जो है आप लोग अभी जो है एक एक करके मेरे साथ में पढ़िए। सबसे पहला जो है, सबसे पहला होता है आयनिक सॉलिड्स। कौन सा होता है सबसे पहले? आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस।
जैसे आयनिक सॉलिड का एक एग्जांपल मैं आपसे कह दूं तो NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बना होता है कौन? आयनिक सॉलिड। सब याद करना है आपको, समझ आ गया? ये फैक्चुअल चीजें हैं, आपको याद करना है कि आयनिक सॉलिड बेसिकली किससे बना हुआ होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बना हुआ होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, यानी Na प्लस Cl माइनस है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा भाई बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड बेसिकली कोई बॉन्ड नहीं होता है, आप लोग पढ़े होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। बेसिकली ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखिएगा इसको। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, आयंस यानी चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल भी होते हैं। गिरने पर ये टूटते हैं और टूट के छोटे छोटे पीसेस में ये बढ़ जाते हैं, तो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये बेसिकली होते तो इंसुलेटर्स हैं, बट अगर मॉल्टन स्टेट में आ जाए, मॉल्टन स्टेट में मतलब उसको पिघला दिया जाए, आसान नहीं होता है पिघलाना। आपको अगर आपका नमक है, NaCl है, आपको उसको पिघलाने के लिए 801 डिग्री सेल्सियस, 801 डिग्री सेल्सियस का आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। आसान नहीं होता है पिघलाना, लेकिन अगर वो पिघल जाए तो वो मॉल्टन स्टेट में क्या हो जाता है? कंडक्टर बन जाता है। लिख देता हूं मैं, बट कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट, ऐसे तो वो इंसुलेटर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसका। समझ आ रहा है? क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब आसानी से आप उसको मेल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स हो गए। इसके बाद आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जो 3 टाइप है, हमको एक्चुअली वो पढ़ना है। कौन कौन सा? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला आपका नॉन पोलर सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन पोलर सॉलिड्स की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का सबसे पहला कैटेगरी नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड है, अरे नॉन पोलर सॉलिड है तो किससे बना होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होगा। अरे मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो देखो आयनिक सॉलिड आयन से बना था, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से बना होगा। और मॉलिक्यूल में नॉन पोलर है तो क्या लिखेंगे? इतना आसान है, इसको याद कर लेना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होगा, सब याद करके जाना है आपको बहुत अच्छे से। तो नॉन पोलर सॉलिड जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बनते हैं। आइए अब इसके बाद जो है बाइंडिंग फोर्स की बात करते हैं। बाइंडिंग फोर्स की बात करेंगे तो यहां पर लंडन फोर्सेस, लंडन या डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। अगर अभी नहीं पता है तो ज़्यादा इस पे दिमाग नहीं खपाना है अपना, यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल आपको याद रखना है ये वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है लंडन या डिस्पर्शन फोर्सेस, इसमें होते हैं आपके बाइंडिंग फोर्सेस, यानी इनसे वो बंधे हुए होते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है भाई? सॉफ्ट होते हैं ये। कैसे होते हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कैसे होते हैं भाई? अरे ये सेकेंडरी फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं, ये वीक फोर्सेस होते हैं, यानी इनको तोड़ना बहुत ही आसान होगा। इसी वजह से क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अरे इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स। समझ आ गया? मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इनका, समझ में आ गया? वेरी लो बोल दो, लो बोल दो, ठीक है ना, लो है। उसके बाद सेकंड क्या होगा? आप लोग खुद गैस करेंगे अभी। पोलर मॉलिक्यूल्स में बताइए कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? अरे भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल से बना है। उसमें कैटेगरी जब नॉन पोलर थी तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे। पोलर मॉलिक्यूल्स है यानी पोलर सॉलिड्स है ना, पोलर सॉलिड्स। तो उसके जो बेसिकली कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। चलिए भाई, तो पोलर मॉलिक्यूल्स ये भी आपको समझ में आ गया। इसमें जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसमें जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं वो होते हैं आपके डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंटरैक्शन। ये आपका बेसिकली क्या होते हैं? इनके बीच में बाइंडिंग फोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी कैसे होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये भी आपके साथ में डिस्कस कर लिया मैंने। अब इसके बाद क्या करना है? पोलर के बाद तीसरा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड। आइए वो भी आपको मैं समझा देता हूं। हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है ना। इसके बाद नोट्स जो है मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ, वहां पर जा करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप देखिए जा करके उसको। तो ये अगर आप यहाँ से भी कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वहां जा करके अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद अभी हम लोग तीसरे पार्ट पे चलते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, अभी हाइड्रोजन बॉन्डेड। अभी हाइड्रोजन बॉन्डेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई। इसके बाद अभी इसी में तीसरा कैटेगरी क्या है मॉलिक्यूलर में, आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड ये तीसरा कैटेगरी है आपका। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो इसके अंदर हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, याद रखिएगा वो मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड होगा, बॉन्डेड होगा, फॉन के साथ में। आप 11th स्टैंडर्ड में सीखते हैं फॉन यानी क्या, या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। समझ आ रहा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ में वो क्या होता है, बॉन्डेड होता है। तब जा करके क्या होता है, ये जो सॉलिड्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ ये या फिर ऑक्सीजन यानी फ्लोरीन, या फिर ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन। समझ आ गया, तो ये भी हम लोग ने कवर कर लिया। इसके बाद बाइंडिंग फोर्सेस में क्या होते हैं, अरे हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो बाइंडिंग फोर्स क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है इसके अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ये भी कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना। इसके बाद क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट इसका भी क्या होता है, लो होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये भी आपको बता दिया है मैंने, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका है तीसरा क्या है, कोवेलेंट नेटवर्क। कोवेलेंट नेटवर्क की बात करते हैं। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड जो आपके होते हैं, इनमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम्स होते हैं, एटम से बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद बाइंडिंग फोर्स इसके अंदर क्या होता है, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अरे भाई कोवेलेंट नेटवर्क है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, जब आयनिक सॉलिड था तो कौन सा बॉन्ड बनाता था, आयनिक बॉन्ड, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, अरे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इतना सिंपल है, तो आसानी से याद हो सकता है, ये क्लियर है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ये हार्ड होते हैं, समझ में आ गया। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, डायमंड। डायमंड तो क्या है, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है, उससे भी ज्यादा हार्ड हमको मिला हुआ है, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो हम लोग लिखेंगे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है हमारा, डायमंड। तो ये बहुत हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जनरली इंसुलेटर्स, ये जनरली क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन बच्चों आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अभी मैं बताऊंगा इसके एक्सेप्शंस क्या है। इसका एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट, हम उस पर चर्चा करेंगे एग्जांपल्स में। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। समझ में आ गया, आसानी से आप उसको मेल्ट नहीं कर सकते, क्लियर है। चलिए भाई, ये भी हो गया, कोवेलेंट नेटवर्क के बारे में हो गया। चौथा जो होता है वो आपका होता है मेटालिक सॉलिड्स। चौथा क्या होता है, मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स जो आपके होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स किससे बने होते हैं पहले आपको समझना पड़ेगा। मेटालिक सॉलिड्स बेसिकली मेटल आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के सी से बने होते हैं। क्या मतलब होता है इसका, आइए इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक सैंपल है, देखिए ध्यान से, हमारे पास कोई एक सैंपल है, यहीं बना देता हूं मैं, और वो आयरन का सैंपल है। आयरन एक मेटल है। मेटल की खास बात ये होती है कि वो आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो आपके जो आपका Fe है वो क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, Fe+2, 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 Fe+2। बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर चुके हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे क्या करते हैं, पूरे आपके क्रिस्टल में क्या करते हैं, ऐसे घूमते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो मेटल आयंस है उनको बोलते हैं कर्नल्स। क्या बोलते हैं उनको, कर्नल्स। तो जो पॉजिटिव मेटल आयन उनको क्या बोलते हैं, कर्नल्स। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसा है जैसे इलेक्ट्रॉन का समंदर है, इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमते हैं, पूरे सैंपल में घूमते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं मेटल आयंस
या मेटल आयंस को कर्नल्स भी कहेंगे, मैं लिख देता हूँ। मेटल आयंस उनको क्या कहा जाता है, कर्नल्स भी कहा जाता है। एंड सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों आ गए, कहाँ से आ गए, इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ दिया उसने? अरे भाई इनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, यानी क्या, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। आप अगर रूम टेम्परेचर रखेंगे तो 300 केल्विन का टेम्परेचर नहीं है क्या, 300 केल्विन का टेम्परेचर है, ये अच्छा खासा टेम्परेचर है। क्या करने के लिए, आयरन में से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए। तो इसी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पूरे क्रिस्टल में, पूरे सैंपल में घूमते रहते हैं। समझ आया, क्लियर है? तो मेटल आयंस, कर्नल्स एंड सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। बाइंडिंग फोर्स, अरे मेटालिक सॉलिड है, जब कोवेलेंट सॉलिड कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो मेटालिक सॉलिड क्या बनाएगा, अरे मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। मेटालिक बॉन्ड मतलब क्या होता है, अरे भाई कर्नल्स और सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसी को क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी, हार्ड होते हैं भाई, ये हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये कंडक्टर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। कैसे भी फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में, हमेशा कंडक्टर्स होते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो ये जो है मैंने आपके सामने सब कुछ डिस्कस कर लिया। क्या क्या डिस्कस किया बताइए, क्या क्या डिस्कस किया? मैंने आपके सामने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पूरे सॉलिड्स, उसके जो सब कैटेगरी है वो सब डिस्कस कर लिया उनकी प्रॉपर्टी के साथ में। क्लियर है? अब जो है सिर्फ एग्जांपल्स रह गए, आइए उस पर चर्चा करते हैं। आइए एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो एग्जाम्पल्स वाला सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो याद रखना है। आयनिक सॉलिड के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके हैं NaCl, CaF2, ZnS, CaCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको याद रखना है, एक्सेट्रा। NaCl, CaF2, ZnS, CaCl, ये सब क्या है, आयनिक सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। इंपॉर्टेंट है, सबके सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सेकंड जो है आपके मॉलिक्यूलर में नॉन पोलर के एग्जांपल्स लिख देता हूँ मैं। नॉन पोलर, तो नॉन पोलर सॉलिड जो होते हैं उनके एग्जांपल्स क्या हैं? नॉन पोलर सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं आपका आर्गन, है ना, यानी बेसिकली आपका नोबल गैस, फिर H2, ये सब के सब क्या है, एक्सेट्रा, ये सब के सब आपके नॉन पोलर के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आपका पोलर के एग्जांपल्स क्या होंगे? पोलर सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं आपके HCl, SO2, एक्सेट्रा, ये हो गया। उसके बाद तीसरा जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड के आपके एग्जांपल्स क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड के एग्जांपल्स हैं जैसे आपका क्या है, H2O, ठीक है, उसकी ये हो गया आपका H2O, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड के आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो है बेसिकली आपके सामने इनके एग्जांपल्स हैं। अब कौन बच गया आपका कोवेलेंट नेटवर्क बच गया, और साथ साथ में क्या बच गया, साथ साथ में हमारा मेटालिक सॉलिड्स बच गया। ओके, आइए उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो अब जो है तीसरा जो है वो आपका क्या है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे आपका डायमंड है और ग्रेफाइट है और आपका SiO2 यानी क्वार्ट्ज है
तो ये सब उसके क्या है, एग्जाम्पल्स है। डायमंड है, ये इसमें एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। आज का लेक्चर तो बहुत लंबा हो गया एक्चुअली, तो शायद ये दोनों का डिफरेंस आज डिस्कस नहीं हो पाए, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि डायमंड और ग्रेफाइट क्या होता है। ठीक है, इनका डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, कैसे ये इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट नेटवर्क हो गया। चौथा जो है वो है आपका मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स क्या हैं? मेटालिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स में अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखें तो, या फिर ऐसे कह दो उसको ना, मेटल्स एंड ऑल इट्स एलॉयज। मेटल और उसके सारे एलॉयज सब मिलकर के क्या करते हैं, सब मिलकर के आपको मेटालिक सॉलिड्स ही देते हैं। सब के सब क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स ही होते हैं। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। आइए एक बार डिस्कस करते हैं सब एक साथ, और उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर एंड कर देंगे। ओके, चलिए। तो बेसिकली हम जो है आज क्या पढ़ रहे थे, आज हमने पढ़ा आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपी, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा आइसोमॉर्फिज्म। आइसो सेम, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर। मेरे साथ में बोलिएगा, जब आप बैठ करके सुन रहे तो मेरे साथ में बोलिएगा। तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब सेम स्ट्रक्चर। अगर क्या होगा, कोई अलग अलग सब्सटेंसेस क्या करेंगे, अलग अलग कंपाउंड क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर बताएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी उनके पास है। समझ आ गया? ठीक है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा, एक ही सब्सटेंस क्या करेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर बताएगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसके पास पॉलीमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी है। एक एलिमेंट से अलग अलग सॉलिड बने हुए हैं, और वो ही अलग अलग सॉलिड एक ही एलिमेंट से जो बने हुए हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। बने तो वो कार्बन कार्बन से ही थे, डायमंड और ग्रेफाइट, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर क्या दोनों का अलग अलग है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर कार्बन क्या कर रहा है सॉरी, एलोट्रोपी वाली प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और ये डायमंड, ग्रेफाइट्स, फुलिनी, ये सब क्या होते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बताइए। 4 टाइप, कौन कौन सा बोलिए? आयनिक, उसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूलर, थर्ड कोवेलेंट नेटवर्क, फोर्थ आपका मेटालिक। समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर में और 3 सब कैटेगरी बताइए, कौन कौन सा? नॉन पोलर, पोलर, और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्लियर हुआ? आयनिक सॉलिड्स में बताइए कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? आयनिक सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। आपका बाइंडिंग फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद आपका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, हार्ड होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक तो वो इंसुलेटर होते हैं लेकिन मॉल्टन स्टेट में कंडक्टर बन जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 कैटेगरी, कौन कौन सा? नॉन पोलर, पोलर, और आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में कांस्टेंट पार्टिकल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर में पोलर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डेड में मॉलिक्यूल्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ फॉन। फॉन मतलब या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा उसमें इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सबके सब सॉफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबके सब इंसुलेटर है। मेल्टिंग पॉइंट सबका लो है। बात समझ में आगे? क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कोवेलेंट नेटवर्क। कोवेलेंट नेटवर्क बताइए क्या होता है, क्या होता है कोवेलेंट नेटवर्क? कोवेलेंट नेटवर्क में क्या होता है, जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर बेसिकली कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, एटम्स होते हैं। सिंपल है, समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज रह गई, जो नॉन पोलर, पोलर और आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड में ये कौन होता है, बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है, वो चीज रह गई। बाइंडिंग फोर्स क्या होता है नॉन पोलर में, लंडन या डिस्पर्शन फोर्सेस। पोलर में आपका क्या होता है, पोलर में होता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। और आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आते हैं फिर से कोवेलेंट नेटवर्क पे। कोवेलेंट नेटवर्क में क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स होते हैं। उसके बाद उसके जो बाइंडिंग फोर्स होते हैं वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है, इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। क्यों होता है आगे के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। मैं आज ही करना था लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है इसके बाद अपन ने क्या, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उनका। उसके बाद आपका मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, बेसिकली आपका मेटल आयन यानी पॉजिटिव आयंस, कर्नल्स कहते हो, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। उसका जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, मेटालिक बॉन्ड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे जो है नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी हार्ड होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमेशा कंडक्टर होते हैं, चाहे सॉलिड स्टेट में हो, मोल्टन स्टेट में हो। और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये टेबल को कम से कम 3 बार आप लिखिएगा विथ एग्जाम्पल्स, तो आपको पक्के तौर पे याद हो जाएगा। और इससे पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ाया था वो भी अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्रिस्टलाइन क्या होता है, अमॉर्फस क्या होता है। और आज के लेक्चर को भी बहुत अच्छे से रेफर करिएगा। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से लेक्चर सुनता है प्रॉपर, देखिए सबसे अच्छा जो होता है ना नोट्स, वो आपके खुद के नोट्स होते हैं।
मैं तो आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किए हैं ऑलरेडी नोट्स, तो मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, लेकिन सबसे अच्छे नोट्स कौन से होते हैं? जो आप खुद बनाते हैं, वो सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, आपके खुद के नोट्स। तो आप खुद के नोट्स बनाएं, इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करें। जो बच्चा बहुत अच्छे से लेक्चर्स को सुनता है, प्रॉपर नोट्स बनाता है, वो बच्चे को चैप्टर यहीं कहीं याद हो जाएगा, उसको यहीं याद करवा दूंगा मैं चैप्टर। मैं इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ, इतना सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे के दिमाग में बैठ जाए जा करके। समझ आया? क्लियर है? तो आज के लिए हमारा सेशन एंड होता है। इसके बाद मैं आपको टाइम टेबल भी डिस्कस करूंगा कि हम लोग नेक्स्ट वीक में, यानी मंडे से, यानी कल से हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, घर पे रहें, बहुत अच्छे से तैयारी करें और उन बच्चों तक हमारे लेक्चर्स को पहुंचाएं जिनको उनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।